विद्या गुरु तेरा नाम रोशन करे, हर एक कदम हमें आगे बढ़ा दे। मेरा नाम है रवि सिंह और मैं स्टैंडर्ड 8 के साइंस सब्जेक्ट का थर्ड लेसन आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ हूँ। दिस स्लाइड इज हैविंग क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। इसकी वजह से सॉइल जो इरिगेशन होता है वो भी रुकता है, जमीन का कटाव होने से बचता है। सो दिस इज द रीजन की नेचुरल वेजिटेशन जिसको हम फॉरेस्ट या जंगल बोल रहे हैं वो बायोलॉजिकल टर्म के अंदर आता है और बायोलॉजिकल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक बात बता दूं कि अगर इसको आप डीपली पढ़ लेते हैं तो एक भी पॉइंट यहाँ छूटने वाला नहीं है। स्टैंडर्ड 8 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये लेसन प्रिपेयर किया जा रहा है। हर एक पॉइंट को मेंशन किया जाएगा और आप अगर एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं या फिर 95 के अबव मार्क्स जो है गेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये जरूर वीडियो देखनी चाहिए। एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल का कोल है, पेट्रोलियम का क्रूड ऑयल भी बोल सकते हैं और तीसरा है नेचुरल गैस। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म विद्या गुरु अकेडमी पर। आज की वीडियो स्टैंडर्ड 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे बच्चा पार्टी चलिए तैयार हो जाते हैं एक नए सेशंस के लिए। मेरा नाम है रवि सिंह और मैं स्टैंडर्ड 8 के साइंस सब्जेक्ट का थर्ड लेसन आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे दिस स्लाइड इज हैविंग क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा लेसन है जिस लेसन को पढ़ने से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में कोल एंड पेट्रोलियम बनते कैसे हैं, इसका यूज क्या होता है और कब आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा और इन फ्यूचर इसका जो रिप्लेसमेंट है वो क्या हो सकता है। ये सारे चीजों को जानने के लिए हम इस लेसन को स्टार्ट करने वाले हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप फोकस रखिएगा। अगर एक लेसन आपका बेहतरीन जाता है तो आगे और भी लेसन आपके लिए बेहतरीन होने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इंडेक्स में कौन कौन से पॉइंट हम मेंशन करने वाले हैं, कौन कौन से पॉइंट हम कवर करने वाले हैं, उस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। So dear students, first point is नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस के अंदर कौन कौन से रिसोर्स आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। रिसोर्सेस दो टाइप के होते हैं इस यूनिवर्स में, एक होता है नेचुरल रिसोर्सेस, एक होता है मैन मेड रिसोर्सेस। लेकिन हम यहाँ पर कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैन मेड रिसोर्सेस के बारे में जो भी टॉपिक आएगा वो बड़ी क्लासों में आएगा। फिलहाल 8th स्टैंडर्ड के लेवल की जो बातें हैं वो नेचुरल रिसोर्सेस की रिगार्डिंग है। सेकेंड पॉइंट है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर कोल एंड पेट्रोलियम आते हैं, ये दोनों ही फॉसिल फ्यूल में काउंट होते हैं। ये थोड़ा सा डार्क हो गया। हाँ, अब ये सर फॉसिल फ्यूल के अंदर कोल है, कोल कैसे बनता है, कितना प्रेशर्स होते हैं, वो सारी चीजें हम इसके बारे में जानेंगे इसके अंदर। फिर पेट्रोलियम से रिलेटेड चीजों को जानेंगे। अगेन ये थोड़ा सा पेट्रोलियम क्या होता है, उसको कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं, पेट्रोलियम को सेपरेट करने के लिए चैम्बर्स यूज किया जाता है, वो भी हम आने वाले सेशन में देखेंगे। पेट्रोलियम में केरोसिन मिल जाता है, डीजल मिल जाता है, पेट्रोल मिल जाता है, नेफ्था मिल जाता है, गैसोलीन मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स मिलते हैं जिनका यूज अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके से किया जाता है। अगली चीज है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बारे में मैं आपको बता दूं, सीएनजी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल गैस, या यूं कहो कि नेचुरल गैस ही सीएनजी है। सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हाईली प्रेशर के साथ कंटेन करके रखा जाता है। नेचुरल गैस के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट कंटेंट है अपना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आने वाले समय में बच्चा पार्टी खत्म होने वाला है। 20 सालों के बाद, 200 सालों के बाद पेट्रोलियम या कोयला जो है एकदम से खत्म हो जाएगा। तो उसके बदले में, उसके रिप्लेसमेंट में हम एनर्जी रिसोर्सेज के लिए क्या यूज कर सकते हैं। या तो हम ऐसा करें कि इसको मिनिमम यूज किया जाए जिससे ये लंबे समय तक टिका रहे, आने वाले समय में हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन भी यूज कर सके, उसके लिए कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल के बारे में बात करेंगे। अगले टॉपिक में बात करेंगे हम हार्मफुल इफेक्ट के बारे में। कौन कौन सा नुकसान हो सकता है। फॉसिल फ्यूल की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है, हेल्थ इश्यू हो सकता है, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में है की डेफिनेशन। जो भी टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी हुई है उस सभी टर्मिनोलॉजी के डेफिनेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट को ध्यान से देखिए। रिसोर्सेज
ओके। और इस रिसोर्सेस में दो तरीके के रिसोर्सेस के बारे में बात किया है, मैंने पहले ही बोला था, नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस को फिलहाल हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेस में दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस ऐसा होता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, हमेशा चलता रहता है, जैसे सनलाइट हो गया, एयर हो गया, ये कभी नहीं खत्म होने वाले नेचुरल रिसोर्सेस हैं। इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेस को रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस में कोल एंड पेट्रोलियम, जिसको बनाने के लिए बहुत लंबे समय का वेट करना पड़ता है। 300 मिलियन प्लस ईयर से पहले भी कोयला एंड पेट्रोलियम के बनने की शुरुआत हुई थी। तो उस चीज को ध्यान में रखा जाए तो कोल एंड पेट्रोलियम को बनने के लिए एक बहुत लंबे समय का वेट करना पड़ता है। इतना वेट आने वाले नेक्स्ट 5 जनरेशन 6 जनरेशन तक के लिए भी पॉसिबल नहीं है। दैट इज द रीजन कि कोल एंड पेट्रोलियम जैसे जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, वो फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर दो टाइप का अलग अलग दिया हुआ है, एक होता है कंटिन्यूअस और स्लो, और दूसरा होता है बायोलॉजिकल। तो कंटिन्यूअस और स्लो में एयर हो गया, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, पानी हो गया, हवा हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब कैसे हैं, ये कंटिन्यूअस वाले हैं जो लगातार आपको मिलते रहते हैं। 24 आवर्स में से 12 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें हमें सनलाइट मिलता हुआ है, फिर 12 घंटे बाद वापस सूर्य आ जाता है, वापस हमें सनलाइट मिलता है। एयर कंटिन्यू फ्लो हो रहा है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, पानी लगातार बह रहा है, ये सब ऐसे रिसोर्सेस हैं जो फ्लो होते हैं। दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी होता है जिसको हम बायोलॉजिकल बोलते हैं। बायोलॉजिकल में सबसे पहले आता है नेचुरल वेजिटेशन और दूसरा आता है वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है जंगल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, जहां पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, बराबर, और वो पेड़ पौधे छोटे हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर वहां से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वहां से हमें दूसरे रिसोर्सेस भी मिल जाते हैं। इसकी वजह से सॉइल जो इरिगेशन होता है वो भी रुकता है, जमीन का कटाव होने से बचता है। सो दिस इज द रीजन की नेचुरल वेजिटेशन, जिसको हम फॉरेस्ट या जंगल बोल रहे हैं, वो बायोलॉजिकल कर्मी के अंदर आता है, और बायोलॉजिकल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है। दूसरा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ लिखा हुआ है। वाइल्ड लाइफ का मतलब जो जानवर होते हैं, जो जीव होते हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, जो जू में रह रहे हैं, जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, ये भी हमारे लिए एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में ये अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, आप समझ सकते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ होते हैं वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट करते हैं, फिर उनके नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से कभी ना खत्म होने वाला रिसोर्सेज है वाइल्ड लाइफ। तो अभी हमने जो भी बात किया, ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात किया जो रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल के अंदर दो चीजें आती है, एक आता है रिसाइकलेबल और दूसरा आता है नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल का मतलब जिसको फिर से साइकिल करके यूज किया जा सके, और नॉन रिसाइकलेबल का मतलब जिसको फिर से साइकिल करके यूज नहीं किया जा सकता। रिसाइकलेबल के अंदर आता है मेटल्स। एक मेटल्स क्या होता है कि हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, फिर से मोल्टन स्टेट में लेकर जा सकते हैं, पिघले हुए अवस्था में कुछ दूसरा उसका मटेरियल बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ नॉन रिसाइक्लेबल लिखा हुआ है, जिसमें एग्जांपल लिखा हुआ है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के अंदर मैंने आपको बताया कि कोल एंड पेट्रोलियम दोनों आते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम मिलियंस ऑफ ईयर्स के वेट के बाद क्रिएट होते हैं, बनते हैं, तब जाकर हम इनका यूज कर पाते हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के प्रोसेस के बाद जो चीजें बन रही हो, वो नॉन रिसाइक्लेबल हो सकता है, उसको वापस से रिसाइकल करके हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिस फॉर्म से वापस उसको अपने प्रीवियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। दैट इज द रीजन कि वो नॉन रिसाइक्लेबल फॉर्म में आते हैं। ह्यूमन वाला है तो ये हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। फिर भी देखिए, ह्यूमन के अंदर जो रिसोर्सेस हैं उसमें एक स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस आते हैं, दूसरा क्वांटिटी एंड क्वालिटी। इसके रिगार्डिंग हमें बात नहीं करनी है। चलिए हम अगले स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक बात बता दूं कि अगर इसको आप डीपली कर लेते हैं, एक भी पॉइंट यहाँ छूटने वाला नहीं है। स्टैंडर्ड 8 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये लेसन प्रिपेयर किया जा रहा है, हर एक पॉइंट को मेंशन किया जाएगा, और आप अगर एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं, या फिर 95 के एबोव मार्क्स जो है गेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये जरूर वीडियो देखनी चाहिए। चलिए हम एक एक करके टॉपिक पढ़ते हैं। तो पहला है सबसे नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पहले भी हमने बात कर दी है, देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होगा। डेफिनेशन लिखा हुआ है, ऐसे रिसोर्सेस जो हमें नेचर से मिलते हो या लिविंग बीइंग से मिलते हो, उसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दैट आर यूज्ड बाय लिविंग बीइंग्स। ऐसे रिसोर्सेस
जो नेचर से मिलते हो और जिनका यूज लिविंग बींग्स करते हो, ह्यूमन बींग्स करते हो, अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स करते हो, उसको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के दो टाइप होते हैं, बराबर। दो टाइप्स में कौन कौन से टाइप होते हैं? पहला टाइप होता है इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा टाइप होता है एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, बराबर। जो अनलिमिटेड होता है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जैसे कि सनलाइट हो गया, एयर हो गया, ये सब क्या है? इनएग्जॉस्टिबल। दूसरा आता है एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है लिमिटेड होना, जो आने वाले समय में कभी भी खत्म हो सकते हैं, लिमिटेड होना। एंड जो खत्म हो सकता हो, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, बराबर, नेचुरल गैस है, दिस ऑल आर फॉसिल फ्यूल, जो आने वाले समय में खत्म हो सकते हैं। तो दो टाइप के होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। हम यहाँ पर फॉसिल फ्यूल के बारे में बात करेंगे। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? तो देखिए, फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स। किसके किसके रिमेन से बनता है? डेड प्लांट्स के रिमेन से और एनिमल के डेड एनिमल्स के रिमेन से जो है फॉसिल फ्यूल बनता है। कैसे? और मिलियन ऑफ ईयर्स, लाखों सालों के प्रोसेस से ये सब काम होता है। लाखों सालों के प्रोसेस से जब डेड प्लांट के रिमेन्स और एनिमल्स के रिमेन्स धरती में दबे रहते हैं, दबे 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 हाईली प्रेशर्स की वजह से वो क्या होता है? फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, बराबर। एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल का, कोल है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का क्रूड ऑयल भी बोल सकते हैं, और तीसरा है नेचुरल गैस। ये तीनों क्या है? ये सब एग्जाम्पल है किसके? तो भाई फॉसिल फ्यूल के। चलिए, फॉसिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डेड प्लांट के रिमेन से बना हुआ है और डेड एनिमल के रिमेन से बना हुआ है, जो धरती के अंदर गहराई में लाखों सालों तक दबे रहने की वजह से, प्रोसेस की होने की वजह से, बायोलॉजिकल प्रोसेस होने की वजह से, जियोलॉजिकल प्रोसेस होने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, कोल के बारे में बात किया गया है। मैंने आपको बताया फॉसिल फ्यूल के अंदर कोल इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। कोल देखिए क्या है, कैसे बनता है, फॉर्मेशन लिखा है। फॉर्मेशन मतलब कैसे बनता है। फ्रॉम डेड प्लांट मटेरियल, जो पौधे जमीन से कट चुके हैं, जो पौधे जमीन के अंदर दब चुके हैं, जो पेड़ है, जो पेड़ से रिलेटेड जो मटेरियल है, जो जमीन के अंदर दब चुके हैं, बरीड अंडर अर्थ, जमीन के अंदर दब चुके हैं, ओवर टाइम टर्न्ड इनटू कोल, लंबे समय तक ये प्रोसेस होने की वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो ऐसा होता है जिसमें कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, और जहां पर कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको कार्बन रिच कहा जाता है। किसमें यूज होता है भाई कोल का? फ्यूल के रूप में यूज होता है। कोयले को हम यूज कर सकते हैं थर्मल पावर प्लांट में। तो देखिए यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए थर्मल पावर प्लांट का यूज किया जाता है, और थर्मल पावर प्लांट के अंदर वाटर को बॉईल करने के लिए हम कोयले का यूज करते हैं, कोयले के बर्निंग का यूज करते हैं। स्टील इंडस्ट्री के अंदर, मेटल इंडस्ट्री के अंदर कोयले का यूज किया जाता है, कोल का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक इमेज रखा हुआ है, इस इमेज को आप ध्यान दीजिए। ये एक थर्मल पावर प्लांट का इमेज है, आप देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए थर्मल पावर प्लांट बना हुआ है, और ऊपर से देखिए बढ़िया सा धुआं धुआं जैसा जो निकल रहा है, ये क्या बता रहा है कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और जो भी एग्जॉस्टेड मटेरियल है वो निकल के बाहर जा रहा है। इसकी वजह से काफी सारे पॉल्यूशन भी होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए, अब मैं आपको बता दूं कि जो कोल होता है, इस कोल के कुछ बाई प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बाई प्रोडक्ट बनते हैं। तो कोल के 3 बाई प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है। एक होता है कोक, दूसरा होता है कोल tar, एक होता है कोल गैस। तो बहुत आसान है ये चीज। देखिए, कोक जो होता है वो टफ होता है, टफ मतलब बहुत हार्ड होता है। पोर्स होता है, पोर्स का मतलब उसके अंदर छोटे छोटे होल्स, जैसे हमारी स्किन के अंदर पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वैसे ही कोक के अंदर पोर्स होते हैं। इनका यूज मेटलर्जी में किया जाता है। मैं आपको बता दूं, मेटलर्जी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर मेटल के ऊपर रिसर्च किया जाता है, मेटल के ऊपर काम किया जाता है, मेटल से रिलेटेड मटेरियल्स बनाए जाते हैं, वहां पर कोक का यूज किया जाता है। जो दूसरा बाई प्रोडक्ट है जिसको कोल tar हम बोल रहे हैं, डाइस बनाने में, डाइस यानी कलर्स बनाने में, पेंट बनाने में उसका यूज किया जाता है। एक्सप्लोजिव मटेरियल बॉम्ब बनाने में उसका यूज किया जाता है, धमाका करने के लिए, माइंस के अंदर धमाका करने के लिए एक्सप्लोजिव मटेरियल बनाने के लिए कोल tar का यूज किया जाता है। तीसरा है कोल गैस, ये भी कोल का बाई प्रोडक्ट है। इसका यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में, फ्यूल के फॉर्म में इसका यूज करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सके प्रोडक्ट को। तो ये जो है कोल के बारे में हमने सीखा। नेक्स्ट हम पॉइंट लेते हैं जिसको हम पेट्रोलियम बोलेंगे। ये भी एक प्रकार का क्या है? फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल का पहला एग्जांपल कोल था जिसके बारे में हमने देखा। फॉसिल फ्यूल का दूसरा एग्जांपल पेट्रोलियम है जिसके बारे में हम अब देखने जा रहे हैं। कहाँ मिलता है? फाउंड डीप अंडर द अर्थ इन ऑयल ट्रेप्स। सबसे पहले तो आप समझिए कि ऑयल ट्रेप्स होता क्या है।
ऑयल ट्रिप्स होता है पहाड़ों के बीच में जो हल्की हल्की दरारें पड़ी होती है, चट्टानों के बीच में, जमीन के अंदर चट्टानों के बीच में जो दरारें पड़ी होती है, उन दरारों में ऑयल्स होते हैं, पेट्रोलियम मटेरियल्स होते हैं जो फंसे हुए होते हैं, इसीलिए उन्हें ऑयल ट्रिप्स कहा जाता है। तो जमीन के अंदर बहुत ही गहराई में ऑयल ट्रिप्स में हमें ये पेट्रोलियम देखने को मिलता है, पेट्रोलियम को पाया जाता है। मैकेनिकल मैकेनिज्म के थ्रू उस ऑयल ट्रिप्स में से प्रेशर लगाकर, पाइप को अंदर डालकर प्रेशर से ऑयल ट्रिप्स में से ऑयल या जो पेट्रोलियम मटेरियल होता है, इसको खींच के बाहर निकाला जाता है। बराबर। तो पेट्रोलियम का जो रिफाइनिंग है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, कह सकते हैं कि प्योरीफाई किया जाता है, प्योरिफिकेशन किया जाता है, और उसको प्योरीफाई करके उसमें से अलग अलग मटेरियल को निकाला जाता है, जिसका मार्केट में अलग अलग यूज होता है। कैसे, मैं आपको बता दें। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, जिसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, फ्रैक्शन वाइज, स्टेप बाय स्टेप, अलग अलग लेवल पे डिस्टिल्ड किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, जो क्रूड ऑयल होता है उसके कंपोनेंट अलग हो जाते हैं। कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, आप देखिए, मैं आपको बताऊं। अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल को आपने अंदर डाला तो क्या क्या बनता है। फ्यूल ऑयल बनता है, लुब्रिकेंट ऑयल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, पेट्रोल बनता है, नेफ्था बनता है, और गैसेस बनते हैं। ऐसे अलग अलग कंपोनेंट है। इस हर कंपोनेंट का यूज कहाँ हो रहा है, आप देख सकते हैं। लुब्रिकेंट का यूज लुब्रिकेशन के लिए किया जाता है, ताकि मेटल्स आपस में स्मूथली काम कर सके। केरोसिन का यूज जेट फ्यूल के रूप में किया जाता है। डीजल ऑयल का यूज ट्रेन के फ्यूल में किया जाता है। पेट्रोल का यूज आपको अच्छे से पता है कि गाड़ी जो ऑटोमोबाइल्स चलती है उसमें यूज किया जाता है। नेफ्था का यूज केमिकल बनाने के लिए किया जाता है। गैसियस का यूज आपको पता है, दो टाइप के गैस जो नेचुरली फाइंड आउट होते हैं, सीएनजी और पीएनजी। सॉरी, पीएनजी नहीं, एलपीजी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में एलपीजी गैस है, वो एलपीजी गैस की जो है यही इसी पेट्रोलियम मटेरियल में से फाइंड आउट की जाती है। सबका अलग अलग यूज है। सीट पे फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है, रोड में यूज किया, रोड को जो कंक्रीट वाला रोड बनता है उसमें जो कोलकार डालते हैं, वो बचे हुए जो एकदम वेस्टेज मटेरियल है, उस वेस्टेज मटेरियल का यूज करके हम भी जो है रोड को बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो कुवैत साइड की जितनी भी कंट्रियां हैं, उन कंट्री की कंट्रियां हैं, उन कंट्री के जो रोड्स हैं, वो रोड्स लगभग ब्लू कलर के देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसी तरीके के रेसिड्यू का यूज करके वो जो है रोड को बनाते हैं, जो कि बहुत लंबे समय तक ड्यूरेबिलिटी रखता है। उस पर कोई नुकसान नहीं होता है, बरसात के पानी की वजह से भी कोई नुकसान नहीं होता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी या इस तरह के प्रोसेस को इंडिया में भी यूज करना चाहिए, ताकि क्या हो, इंडिया का जो मैक्सिमम इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है, उस इकोनॉमी पे होने वाले इफेक्ट को सेव किया जा सके या बचाया जा सके। तो ये जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर अलग अलग कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, मेजर कंपोनेंट के बारे में हम बात करेंगे। पेट्रोल इज अ मेजर कंपोनेंट, इसमें से डीजल मिल जाता है, केरोसिन मिल जाता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल मिल जाता है, ये सारे सेक्शनल डिस्टिलेशन से हमें मिल जाता है। पैराफिन वैक्स मिल जाता है, एलपीजी मिल जाता है, मोम जिसको बोलते हैं वो भी मिल जाता है, पैराफिन वैक्स लिखा हुआ है। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सारी चीजें कहाँ से मिल जाती है, पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिल जाती है। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का चेंबर है, अलग अलग लेवल पर, अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग जो है कंपोनेंट हमें पेट्रोलियम के मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, यहाँ पर आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, ये इमेज रिफाइनरी का है। ऐसा माना जाता है, मैं आज आपको एक जानकारी की बात बताता हूँ, कि एशिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी या पेट्रोलियम रिफाइनरी जामनगर, गुजरात स्टेट के जामनगर के अंदर आया हुआ है। ये ऑयल रिफाइनरी का फोटो आप देख सकते हैं, बढ़िया सा। ऑयल रिफाइनरी के अंदर पेट्रोलियम को लाया जाता है, जिसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, उसको रिफाइन किया जाता है, फिर उसमें से अलग अलग मटेरियल निकाले जाते हैं। कहा जाता है कि इस कंपनी, जिसको रिलायंस इंडस्ट्रीज कहते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का इनकम का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो ये रिफाइनरी है। इस जिसके मालिक हैं मुकेश अंबानी। और अंबानी फैमिली जब इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तो इस प्रोजेक्ट को परमिशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा था। और मुकेश अंबानी ने अपना बिजनेस बुद्धि लगाया, और बिजनेस बुद्धि लगाकर उन्होंने क्या किया कि इसके चारों तरफ 100 एकड़ के जमीन में इन्होंने क्या कर दी, आम की खेती कर दी। आज पूरे एशिया में सबसे ज्यादा, वन ऑफ द मोस्ट, जो आम को दूसरे कंट्री में निर्यात करते हैं, दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, आम का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला जो है प्लेस बन गया है जामनगर, क्योंकि मुकेश अंबानी ने अपना बिजनेस बुद्धि यूज किया। इसकी वजह से दो काम हुआ, उनकी इकोनॉमी भी बढ़ गई, जो एनवायरमेंट का जो पॉल्यूशन वाला प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, और इनकम भी आने लगी, सारे के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया
तो ये जो रिफाइनरी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे वही काम होता है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो सैल्यूट है ऐसे पर्सन को जो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब जरूरत पड़ती है तब काम अपने आप हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। कभी भी आपका नसीब चमक सकता है, कह सकते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि भाई बिना मेहनत कुछ नहीं होता। एक्चुअली दोनों मैटर करता है, आपकी मेहनत भी और आपकी डेस्टिनी भी। तो दोनों के ऊपर काम करते रहिए। डेस्टिनी बिना मेहनत के चमक नहीं सकती है। अगर डेस्टिनी के ऊपर काम करना है तो पहले मेहनत के ऊपर काम कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड मैंने लिया जिससे लिखा हुआ है नेचुरल गैस। ये भी एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल ही है। इस फॉसिल फ्यूल के बारे में बात करते हैं। कहाँ पाया जाता है भाई? तो फाउंड विद पेट्रोलियम डिपोजिट, जहां से पेट्रोलियम मटेरियल फाइंड आउट होते हैं वहीं पे ये जो है नेचुरल गैस हमें मिलता है। कैसे होता है? इसको स्टोर किया जाता है। कैसे स्टोर किया जाता है? अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में इसको स्टोर किया जाता है सीएनजी के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी के फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है। फिर कहाँ कहाँ पे यूज होता है? यूज एज क्लीन फ्यूल। व्हाट इज द रीजन कि सीएनजी को क्लीन फ्यूल कहा जाता है? क्योंकि सीएनजी एक ऐसा फ्यूल है जिसकी वजह से पॉल्यूशन लगभग जीरो होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। दैट इज द रीजन कि सीएनजी को क्या कहा जाता है? क्लीन फ्यूल कहा जाता है। व्हीकल में यूज होता है, पावर जनरेशन में यूज होता है। बराबर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का कंजर्वेशन करना है। क्यों कंजर्वेशन करना है भाई? क्योंकि आने वाले समय में जल्दी खत्म हो जाएंगे, और आने वाले समय में जल्दी खत्म हो गए तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है? कंजर्वेशन करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? पॉइंट नंबर 1, फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड एंड नॉन रिन्यूएबल। पहला तो ये ध्यान रख लीजिए कि ये लिमिटेड है और नॉन रिन्यूएबल है, फिर से इसको बनाया जा सकता नहीं। दूसरा, we must use them wisely to ensure they last longer। हमें उसको इस तरीके से यूज करना चाहिए कि हम इस बात को इंश्योर कर सके कि ये बहुत लंबे समय तक चल सकते हैं। ओके। तीसरा, स्टेप्स टू कंजर्व। कौन कौन से स्टेप लेना है? यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, माफ करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमें यूज करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर हम यूज करते हैं तो हमें हमारा पर्सनल व्हीकल नहीं यूज करना पड़ेगा। अगर पर्सनल व्हीकल हम यूज नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा पेट्रोल और डीजल यूज नहीं करना पड़ेगा, सीएनजी यूज नहीं करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा पेट्रोल डीजल सीएनजी अगर हम सेव करेंगे और हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे तो बहुत बड़े क्वांटिटी में इस पूरे कह सकते हैं कि इस पूरे दुनिया में 7.5 अरब से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, और अगर सब थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर काम करे तो आने वाले 100 साल, 150 साल, 200 साल तक हम फॉसिल फ्यूल को और बचा सकते हैं। स्विच ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस। जरूरत पड़ने पर आपको लाइट और फैन यूज करना है। अगर जरूरत नहीं है, आप घर के बाहर जा रहे हैं, कमरे के बाहर जा रहे हैं, तो लाइट और फैन को स्विच ऑफ कर दीजिए। यूज एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। ऐसे अप्लायंसेस का यूज करिए जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे, कम से कम यूज हो और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे। इस तरह की चीजों का हमें यूज करना है, और ऐसे स्टेप्स लेकर हम फॉसिल फ्यूल को क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद हो। नेक्स्ट है जहां पर हार्मफुल इफेक्ट बताया जाएगा कि भाई फॉसिल फ्यूल को यूज करने से कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट आ सकते हैं। सबसे बड़ा, अगर हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? एयर पोल्यूशन, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन हो जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को हेल्थ इश्यूज होना चालू हो जाएंगे। स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे। ग्लोबल वार्मिंग, क्यों? क्योंकि पोल्यूशन बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो हीट बढ़ेगा, एटमॉस्फेयर में हीट की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, और ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे तो समुद्र का लेवल ऊपर आने लगेगा। समुद्र का लेवल ऊपर आएगा तो धरती धीरे धीरे डूबने लगेगी। बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है। सो दैट इज द रीजन, यूज फॉसिल फ्यूल्स वेरी वाइजली। बहुत समझदारी पूर्वक फॉसिल फ्यूल का यूज करना चाहिए। ये सारे हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। कुछ की डेफिनेशन दिए गए हैं, जिसकी डेफिनेशन में नॉर्मली ये बताया गया है कि भाई किसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं टर्म। बराबर। फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है भाई? फ्यूल फॉर्म फ्रॉम फ्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। जो डेड ऑर्गेनिज्म से जो भी फ्यूल बनता है उसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। प्लांट से बनता है, डेड एनिमल्स से बनता है जो जमीन के अंदर दबे रहते हैं। इस चीज को हमने बार बार रिपीट किया। दूसरा है कोल। कोल के बारे में बात करते हैं। ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक यूज्ड एज फ्यूल। काले कलर का रेती वाला मटेरियल होता है, पत्थर जैसा मटेरियल होता है, जिसका यूज हम करते हैं फ्यूल के फॉर्म में, दैट इज कोल। फिर पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। लिक्विड फॉसिल फ्यूल होता है जिसको रिफाइन किया जाता है यूजेबल प्रोडक्ट में। यूजेबल प्रोडक्ट मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, हम जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे थे, वो सब यूजेबल प्रोडक्ट है। लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ये फॉसिल फ्यूल, और इसको रिफाइन किया जाता है।
फिर उसके बाद नेचुरल गैस के बारे में बात करेंगे। नेचुरल गैस अ क्लीन बर्निंग फॉसिल फ्यूल, ऐसा फॉसिल फ्यूल जो बिल्कुल क्लीन बर्निंग है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन लगभग जीरो होता है, बराबर। यूज फॉर कुकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, जिसका यूज कुकिंग के लिए भी होता है, एलपीजी के फॉर्म में हमारे घरों में एलपीजी यूज होता है, वो कुकिंग के लिए होता है, और जो सीएनजी होता है वो ट्रांसपोर्ट में यूज होता है। आजकल मैक्सिमम जो ऑटोमोबाइल्स की कंपनीज हैं वो ज्यादातर ऐसे ही व्हीकल्स को क्रिएट कर रही हैं या मॉडिफाइड कर रही हैं जिसमें सीएनजी यूज हो। नेक्स्ट है रिफाइनिंग। तो क्या है रिफाइनिंग? रिफाइनिंग एक सेपरेशन जो है मैकेनिज्म है, सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। रिफाइनिंग का मतलब होता है जो क्रूड ऑयल है, जो पेट्रोलियम है, उसको सेपरेट करके उस यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, दैट इज नोन एज रिफाइनिंग। लास्ट में एक टर्म है जिसको कोक बोलते हैं। कोक का मतलब हाई कार्बन प्रोडक्ट यूज्ड इन मेटलर्जी, सबसे ज्यादा कार्बन की क्वांटिटी रखने वाला जो है कोक है, जो कि कोल का ही एक बाई प्रोडक्ट है जिसका यूज मेटलर्जी डिपार्टमेंट में किया जाता है। तो भाई इस तरीके से कोल एंड पेट्रोलियम से रिलेटेड लगभग सभी टर्म को, लगभग सभी तरीके की बातों को हमने देख लिया। और अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस आपको होता है तो आप कमेंट में क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन, जिसका आंसर आपको तुरंत कमेंट में ही दे दिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो उसके थ्रू वीडियोस भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे। और ये चैप्टर आज इसलिए चॉइस किया क्योंकि आज है 5 जून, और 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में, पर्यावरण के बारे में बात करना तो बनता है। सो दैट इज द रीजन कि हमने आज के दिन कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा, जिसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जिसको ज्यादा से ज्यादा सेफ किया जा सकता है, और सेफ करके ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट को पोल्यूशन से बचाया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वन शॉट के वीडियोस जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। जय हिंद। विद्या गुरु तेरा नाम रोशन करे।